फंक्शन है कि मतलब कैसे हमारे पास ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल जिनका हमने पढ़ा कि वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम सर्कुलेटरी ओरिएंटेड कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स कहते हैं। आपके पास ये सर्कुलेटरी ओरिएंटेड कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स क्या करते हैं? ये आपके पास फाइबर्स होते हैं जिनका काम सर्कुलेशन में होता है, और ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है। तो ये आपको इसी पेरिस्टालिसिस में, ये जो पेरिस्टालिक मूवमेंट आपके पास हो रही थी डाइजेशन के दौरान, उसमें ये आपको हेल्प देंगे। कौन? यही सर्कुलेटरी ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स क्या होते हैं? बिल्कुल धागों की तरह रेशेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी आपके पास न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको क्यों न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं? न्यूट्रिटिव इनको इसलिए कहा क्योंकि इनका डाइजेशन में रोल है, और मस्कुलर सेल्स इनको इसलिए कहा कि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स मौजूद है। तो यही कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स फिर क्या करते हैं? इनको मूवमेंट में हेल्प देते हैं। अब कैसे इसका फंक्शन अब हम देखते हैं, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं आपके पास। ये जो है ना, आपके पास जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, उसने क्या करना है? उसने मूवमेंट में हेल्प देनी है। तो ये क्या करेगा? मूव करेगा मटेरियल्स को गैस्ट्रोवस्कुलर, क्योंकि ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आपके पास ये सेल्स मौजूद है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में ही चीज़ों का आना और जाना ये कंट्रोल करेगा। जो आपके पास न्यूट्रिटिव मस्कुलर कैविटी है, इसमें आपके पास ये जो यही फाइबर्स थे, ये आपके पास हेल्प करेंगे कि चीज़ें आपके पास इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर आ सके और इससे बाहर, मतलब जो फूड पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आएंगे, और जो नहीं चाहिए वो आपके पास रिमूव होंगे इन फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं जो कि न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के ही फाइबर्स हैं। वो आपके पास क्या करेंगे? चीज़ों को जो अंदर आते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में, और जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी से बाहर जाते उसमें हेल्प करेंगे। अब इसके बाद आप पढ़ोगे कि इसमें एक्सक्रीशन या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मूवमेंट करते हैं वो कैसे होता है। तो कहते हैं कि जब आपके पास पेरिस्टालिसिस होती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, तो उसके दौरान क्या होता है? जब आपके पास पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है तो आपके पास इसका जो निडेरियंस का बॉडी वॉल होता है ना, उसमें बिल्कुल रिंग की तरह की बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती है। बिल्कुल रिंग फॉर्म में। कैसे रिंग फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होगी मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी ड्रॉ हियर। बिल्कुल इस फॉर्म में ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से होता जाएगा आपके पास। और इसकी वजह से क्या होगा? आपके पास कंटेंट जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इस टाइप की मूवमेंट की वजह से वो बाहर आ जाएगा माउथ के जरिए। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या होगा? जो मूवमेंट मैंने भी आपको शो की, इस किस्म की मूवमेंट होगी, और इसके ज़रिए जो आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आपके पास माउथ के ज़रिए बाहर निकल आएगा। वो फूड मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड है वो इसी पेरिस्टालिक मूवमेंट के ज़रिए बाहर निकल आएगा फ्रॉम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी से आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड, जो मैंने अभी आपको मूवमेंट शो की, उसके ज़रिए निकल आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद आपको पता है कि क्योंकि ये सारे के सारे एनिमल्स आपके पास मरीन हैं, तो ये फ्लोटिंग भी करते हैं, ये बिल्कुल वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं और वैसे भी फ्लोटिंग करते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ में फ्लोटिंग की एबिलिटी होती है तो हम कहते हैं भाई इस चीज़ में बायोंसी है। तो इसमें ये जो बायोंसी मूवमेंट है ये इसमें होती है, क्यों होती है? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, उसकी वजह से इसमें बायोंसी होती है। तो इसकी ये जो बॉडी होती है उसको पूरा सपोर्ट इस बायोंसी ने दिया होता है। बॉडी जो होती है इसको सपोर्ट इसी बायोटिक फोर्स ने दिया होता है। बायोंसी क्या होती है? जो फ्लोटिंग कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ जब फ्लोटिंग करती है हम कहते हैं इसमें बायोटिक फोर्स है। तो इनके सराउंडिंग में जितना वाटर होता है उसकी जो बायोंसी होती है वो इनकी बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की कि भाई इनका कैसा स्केलेटन है इनकी बॉडी में। तो इनमें जो स्केलेटन है वो वाटर का बना होता है। वाटर इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में वाटर इनक्लोज होता है, वही एज ए स्केलेटन काम करते हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की हाइड्रो का मतलब है कि वाटर और स्टेटिक के पानी एक जगह पे खड़ा होता है, वही उसका स्केलेटन होता है। तो कहते हैं ये आपके पास क्या होता है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो पानी जमा होता है ना, तो वही एज अ स्केलेटन एक्ट करता है। समझ आ गई ना? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो पानी भरा हुआ होता है वो एज ए स्केलेटन एक्ट करता है, तो इसीलिए उस स्केलेटन को हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। अब जैसे हर एक स्केलेटन का फंक्शन होता है ऐसे इसका भी फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है इसका? जाहिर है जैसे बाकी स्केलेटन आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं और मूवमेंट में, तो वही इसका भी काम है। जैसे हर स्केलेटन का काम होता है वही इसका भी काम है, सपोर्ट देता है, आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें वाटर के अलावा बाकी बॉडी फ्लूइड्स भी होते हैं जो कि इस हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास और सेल्स है जिनको हम कहते हैं एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स। बाकी आपके पास सेल्स हैं एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स। अब उनके भी खास फंक्शंस है, देखते हैं वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अब इंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स हैं आपके पास। अब वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं भाई? ये भी आपके पास बॉडी वॉल्स के सेल है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल है। तो अगर कॉन्ट्रेक्टाइल है कोई चीज़ तो डायरेक्ट से समझ जाए कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है इसमें, इसने मूवमेंट पे हेल्प देना है। तो ये भी आपके पास सेल्स हैं बॉडी वॉल के। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स? ये आपके पास खास किस्म के सेल्स हैं जो क्या करते हैं, आपको हेल्प कर इन निडेरियंस को हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं ये वाले सेल्स आपके पास। ठीक है, अब इसके अलावा कहते हैं कि आपके पास एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स के अलावा भी कुछ सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स। ठीक है, बाकी सेल्स हैं हमारे पास एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स क्या होते हैं? अब ये आपके पास एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स जो हैं तो ये पॉलिप की मूवमेंट में भी हेल्प देते हैं। अब कहते हैं जब आपके पास पॉलिप का माउथ बंद होता है तो वाटर उससे निकल नहीं सकता, जब पॉलिप का माउथ खुला होता है तो वाटर उससे निकल, जाहिर सी बात है जैसे कोई
पाइप वगैरह है या कोई नल है, वो हम या कोई भी पॉट है, कोई बर्तन है जिससे पानी, हम उसे खुला छोड़ देंगे तो पानी उससे निकल जाएगा, और उसे बंद कर देंगे, किसी बॉटल पे सर टाइट बंद कर देंगे तो उससे पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह कह रहे हैं कि आपके पास क्या होता है कि जब माउथ क्लोज्ड होता है ना पॉलिप का, तो वाटर बाहर स्केप नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, जब माउथ क्लोज होगा तो आपके पास वाटर स्केप नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो यही सेल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब, बिल्कुल लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है जब आपके पास माउथ ओपन फॉर्म में है ना, तो इसकी वजह से वाटर भी बाहर नहीं निकल सकता, और माउथ जब क्लोज्ड है तो सॉरी, माउथ जब आपके पास क्लोज है तो इसकी वजह से पानी भी बाहर नहीं जा सकता। जैसे बोतल पे ढक्कन बंद है तो पानी बाहर नहीं जा सकता। और इसके अलावा क्या होता है कि इसकी वजह से आपके पास जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं वो भी बिल्कुल आपके पास लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पॉलिप, ये जो आपके पास पॉलिप है ना, ये बिल्कुल साइड साइड पे बेंड हो जाता है। की वजह से आपके पास पॉलिप बिल्कुल साइड पे बेंडिंग कर लेता है। ठीक है, ये तो हुआ कि जब आपके पास माउथ क्लोज्ड है। अब इसके बाद जब आपके पास माउथ ओपन होता है फिर क्या होता है, जब आपके पास माउथ ओपन है तो जाहिर है वाटर एस्केप हो जाएगा। पॉलिप का माउथ जब खुला है तो वाटर एस्केप हो जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से, और पॉलिप जो है ना वो आपके पास टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये जो एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके पास बॉडी के कुछ हिस्से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब तंग हो जाना। ठीक है, तो बॉडी के कुछ पार्ट्स आपके पास बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे कहा कि माउथ क्लोज्ड है, तो जब माउथ क्लोज्ड होता है तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बिल्कुल कॉम्प्रेस फॉर्म में होती है, और पॉलिप उसकी वजह से बिल्कुल लंबा हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, माउथ जब क्लोज्ड है तो फिर आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कॉम्प्रेस होती है और पॉलिप बिल्कुल लंबा हो जाता है। चलिए अब इस सबको दोबारा से समराइज करते हैं। क्या पढ़ा हमने, हमने ये पढ़ा कि जो आपके पास निडेरियंस है इनकी बॉडी को सपोर्ट देती है बायोन्टिक फोर्स, बायोन्सी होती है, फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। उसके बाद हमने कहा कि इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो वाटर इनक्लोज्ड है वो एक्ट करता है एज अ स्केलेटन, उस इसलिए हम उसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। वो क्या करता है, मूवमेंट में और सपो मूवमेंट में हेल्प देता है और सपोर्ट देता है बॉडी को। उसके बाद हमने कहा कि इसमें एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स हैं। एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स जो है तो ऐसे सेल्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, और जब कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है तो डेफिनेटली वो आपको मूवमेंट में हेल्प देंगे।
उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके पास एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं निडेरियंस में। तो जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है, जब आपके पास पॉलिप का माउथ खुला होता है तो इसकी वजह से वाटर भी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वजह से एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मतलब बिल्कुल लंबाई में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास जो पॉलिप है वो बिल्कुल साइड पे बेंडिंग कर देता है। इसकी वजह से बॉडी का कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्से ऐसे या कोई एक हिस्सा उसमें आपके पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब वो जगह बिल्कुल तंग हो जाती है और आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बिल्कुल कॉम्प्रेस हो जाती है जब आपके पास माउथ क्लोज होता है और पॉलिप बिल्कुल लंबा हो जाता है। इसके बरअक्स जब आपके पास माउथ ओपन होता है तो वाटर भी एस्केप हो जाता है और पॉलिप का स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वाटर उससे सारा का सारा निकल जाता है। अब आपके पास पॉलिप और मेड्यूसा लोकोमोशन कैसे करते, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो आपके पास पॉलिप जो है तो 4 टाइप की मूवमेंट्स कर सकता है। इन 4 टाइप की मूवमेंट्स आपके पास पॉलिप करता है। फर्स्ट जो मूवमेंट वो करता है उसे हम कहते हैं सोमर सॉर्टिंग मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट को हम कहते हैं सोमर सॉर्टिंग मूवमेंट। सोमर सॉर्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो सोमर सॉर्टिंग मूवमेंट में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि कोई जिम्नास्टिक बॉय है, कलाबाजियाँ खा रहा है, उसका सर बिल्कुल नीचे चला जाता है और पाँव बिल्कुल ऊपर। तो क्या होता है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म, ये जो पॉलिप है बिल्कुल 360 डिग्री पे आपके पास मूवमेंट। 360 डिग्री क्या है कि बिल्कुल फुल सर्कुलर मोशन कर लेता है। तो क्या होता है कि इसके जो आपके पास बेस होती है वो बिल्कुल ऊपर चली जाती है, टेंटिकल्स बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, फिर टेंटिकल्स ऊपर चले जाते हैं और बेस इसकी बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो वो कहते हैं कलाबाजियाँ खा रहा है, तो ये भी बिल्कुल कलाबाजियाँ खाते हुए मूवमेंट करता है, ये जो इसका पॉलिप है। फ्रॉम बेस टू टेंटिकल्स एंड फ्रॉम टेंटिकल्स टू बेस। ठीक है, तो ये समर सॉर्टिंग मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, अब दूसरी टाइप की ये कौन सी मूवमेंट करता है भाई, जो सेकेंड टाइप की मूवमेंट ये आपके पास करता है बिल्कुल इंच वॉर्म फैशन में। अब इंच वॉर्म फैशन क्या चीज़ है आपके पास, जैसे आपके पास कोई भी कीड़ा स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है ज़मीन पे, रेंगता है ना, तो ये भी बिल्कुल रेंगने वाली मूवमेंट करता है। मगर कैसे करता है रेंगने वाली मूवमेंट, ये इस तरह से करता है कि इसके बेस जो इसकी हमें पता है ना कि जो हाइड्रा है, जो पॉलिप है सॉरी, तो पॉलिप आपके पास किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, तो सबस्ट्रेट क्या है, इसका बेस है। तो इसका जो बेस होता है और टेंटिकल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करता है, ये आपके पास अटैच होता है। तो वो एक्ट करते हैं, बेस एंड टेंटिकल्स एक्ट्स एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां से ये अटैच होगा जमीन के साथ, जो आपके पास समंदर की जमीन है, और फिर बिल्कुल रेंगने वाली मूवमेंट करेगा कीड़ों की तरह। इंच वॉर्म फैशन इसको इसलिए कहा गया। इसके बाद ये थर्ड टाइप की जो मूवमेंट आपके पास कर रहा है उसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। ग्लाइडिंग क्या होता है, एक के ऊपर जब दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है, दूसरे के ऊपर जब दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है। लेट मी शो यू ग्लाइडिंग मूवमेंट। देखिए, एक इस तरह से मूवमेंट की, फिर थोड़ा इस तरह से, फिर थोड़ी इस तरह, ग्लाइडिंग करता है। ग्लाइडिंग स्लोली स्लोली ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है आपके पास। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है आपके पास स्लोली। ठीक है, और उसके बाद और सबस्ट्रेट इसके साथ, जब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है ना तो इसके साथ अपना सबस्ट्रेट अटैच होता है, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास ये जो पॉलिप है ना, ये बगैर बेस के सबस्ट्रेट के नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इसमें ऐसे भी, मैंने कहा 4 टाइप की मूवमेंट होती है, तो कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो कि वॉक करते हैं अपने टेंटिकल्स की मदद से। कुछ क्या हुआ, कुछ जो है तो समरसॉर्टिंग मूवमेंट करते हैं, कुछ इन स्वॉर्म फिशन में मूवमेंट करते हैं, कुछ स्लोली ग्लाइडिंग मूवमेंट कभी कभार पॉलिप करता है, कभी जो है तो वो बिल्कुल अपनी टेंटिकल्स की हेल्प से मूवमेंट करता है। तो ये आपके पास इसकी मूवमेंट्स हो गई।
ठीक है, अब मेड्यूसा कैसे मूवमेंट करता है, चलिए वो देखते हैं कि मेड्यूसा अब कैसे मूवमेंट करेगा। तो मेड्यूसा तो हमें पहले से पता है कि भाई मेड्यूसा तो फ्रीली मूविंग कर सकता है, फ्रीली मूव करता रहता है। तो कहते हैं कि मेड्यूसा आपके पास जो है ना, वो आपके पास स्विमिंग भी करता है। मूवमेंट किसके जरिए करता है, स्विमिंग के जरिए भी, और उसके अलावा फ्लोटिंग के जरिए भी। स्विमिंग और फ्लोटिंग दोनों के जरिए आपके पास मेड्यूसा मूवमेंट करता है। ठीक है, अब ये दो तरह की मूवमेंट आपके पास मेड्यूसा करता है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, दूसरी ये वर्टिकल मूवमेंट करता है। अब हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या है। हॉरिजॉन्टल आपके पास इस किस्म की मूवमेंट होती है और वर्टिकल आपके पास इस टाइप की मूवमेंट है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से मूवमेंट करेगा तो ये वर्टिकल है आपके पास। ठीक है, अब जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है तो वो किसकी वजह से करता है, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है वो वाटर करंट की वजह से, जो पानी की लहरें होती है ना, उसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। और वर्टिकल मूवमेंट ये किसकी वजह से करता है, वर्टिकल मूवमेंट ये आपके पास जो स्विमिंग करता है ना, उसकी हेल्प से ये वर्टिकल मूवमेंट करता है। स्विमिंग ये आपके पास वर्टिकल मूवमेंट ये स्विमिंग की हेल्प से करता है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये वाटर करंट की हेल्प से आपके पास करता है मेड्यूसा। ठीक है, अब इसमें आपके पास मेड्यूसा में भी सर्कुलर और रेडियो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं। इसमें भी एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है, जैसे वहां पे थे तो यहाँ पे भी एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं। तो क्या है, इसमें आपके पास रेडियल फॉर्म में भी और सर्कुलर फॉर्म में भी आपके पास एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं। तो रेडियल सेल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है जो कि आपके पास सर्कुलर और रेडियल फॉर्म में। ठीक है, तो फिर क्या होता है आपके पास, ये आपके पास एक खास किस्म की मूवमेंट करते हैं, वो मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कर देती हूँ। आपको पता है ना कि इस तरह से इनकी बॉडी की कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कहते हैं कि आपके पास ये रिदमिक पल्सेशन करते, इस तरह से पल्सेशन होती है स्लोली स्लोली। ये जो आपके पास निडेरियंस, इनकी बॉडी वॉल ऐसे ऐसे स्लोली मूवमेंट करती रहती है और वाटर इनकी बॉडी के बेस से यूं ऊपर जाता है और ये फॉरवर्ड पुश हो जाते हैं फिर बैकवर्ड। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी ऐसी मूवमेंट इनकी बॉडी में होती रहती है। ठीक है, अब इनके नर्व सेल्स की बात करते हैं। इनके नर्व सेल्स कैसे हैं, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, क्योंकि हम सारे सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो फिर इनका जो आपके पास नर्व सेल्स है ना, ये सबसे प्रिमिटिव नर्व सेल्स हैं। जितने किंगडम एनिमेलिया में जितने भी आपके पास नर्व सेल्स है, तो ये सबसे प्रिमिटिव नर्व सेल है किंगडम एनिमेलिया का। एनिमल के किंगडम में सबसे पहले नर्व सेल्स हम कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पुराने जो है वो यही है आपके पास, किसके, निडेरियंस के नर्व सेल्स। ठीक है, और ये नर्व सेल होते कहाँ, ये नर्व सेल्स आपके पास बिल्कुल एपिडर्मस के नीचे लोकेट होते हैं। बिल्कुल एपिडर्मस के नीचे आपके पास मौजूद होते हैं, और एपिडर्मस के नीचे और बिल्कुल मिजोग्लिया के करीब। ठीक है, मिजोग्लिया के बिल्कुल करीब। और क्या होता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और आपके पास दोनों जो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो आपके पास एक 2 डायमेंशनल नर्व नेट बनाते हैं। क्या होता है, आपके पास नर्व सेल्स हैं, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के नर्व सेल्स हैं जो निडेरियंस के हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ये एपिडर्मस के नीचे लोकेटेड हैं और बिल्कुल मिजोग्लिया के पास। तो मिजोग्लिया और एपिडर्मस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं और दोनों बिल्कुल एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक नर्व नेट बनाते, एक जाल सा बना देते हैं नर्व्स का। ठीक है, इस तरह से नर्व्स का एक जाल बना देते हैं। मुख्तलिफ मतलब इनमें कोई वेल डेवलप सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है नहीं, बस ऐसे ही एक नर्व नेटवर्क है इनमें। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप का है ना, सही
कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम तो नहीं है, तो बस इसी तरह का एक नर्व नेट ये बना लेते हैं। फिर फंक्शन क्या है, जैसे कि हर नर्व सेल्स का नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपके पास जो है तो नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है, तो ये भी वही काम करता है, नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन। और उसके अलावा क्या होता है, ये कब नर्व इम्पल्सिस की कंडक्शन करता है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब इसको कोई भी स्टिम्युलस मिलती है तो ये उसके रिस्पॉन्स में कंडक्ट करता है आपके पास नर्व इम्पल्सिस। ठीक है। अच्छा, अब नर्व इम्पल्स जो है तो वो कितनी फैलेगी, कहाँ तक फैलेगी, कितना फंक्शन करेगी, ये आपके पास डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे। जितनी आपके पास स्टिम्युलस इंटेंस होगी उतना ही वो डीप फैलेगा आपके पास जो नर्व इम्पल्स है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वीक स्टिम्युलस है जो कि हमने दी टेंटिकल्स को पॉलिप के, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो वीक है तो सिर्फ पॉलिप का जो है तो टेंटिकल ही सिकुड़ जाएगा, ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होगा, टेंटिकल रिट्रैक्टेड। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस दोगे इसी टेंटिकल को, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा पॉलिप आपके पास जो है तो विड्रॉ कर जाएगा, पूरा पॉलिप ही वो जगह छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने कर लिए नर्व सेल्स की बात, इसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स की, कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। जाहिर है स्टिमुलस आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, तो स्टिमुलस को सेंस कौन करता है, तो इनमें भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस पे इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, पूरी बॉडी में मौजूद है इनके सेंसरी स्ट्रक्चर, हर जगह से ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि हर जगह से सेंसेशन को रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, और इनमें रिसेप्टर्स होते हैं कि ये आपके पास फील कर सकते हैं टच को, और उसके अलावा बहुत सी केमिकल चेंजेस को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। बहुत से केमिकल्स के लिए, और उसके अलावा जो टच है, टच को भी ये सेंस कर सकते हैं, उसके लिए इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और पोलिप और मेड्यूसा पे ख़ास 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 किस्म के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ख़ास ख़ास लोकेशंस पे मौजूद होते हैं, और इनके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं ना, वो सारे के सारे बॉडी के सरफेस के साथ बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ऑक्सीजन, और इनमें अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ना, निडेरियंस में, वो सारा का सारा जो है तो उसकी जो एक्सक्रीशन है, और जो आपके पास ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये सब का सब किस प्रोसेस के ज़रिए होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है आपके पास, डिफ्यूजन में ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ कहीं पर कम है तो कम से ज़्यादा की तरफ जाती है, जैसे अगर आप कहीं एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं रूम का, वो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर कोई भी चीज़ कहीं पे कम है तो जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो दैट इज़ डिफ्यूजन। तो ये सब डिफ्यूजन का एक सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए होती है,
तो डिफ्यूजन के ज़रिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो दोनों गैसेस है, तो इनका गैसियस एक्सचेंज जो आपके पास रिस्पायरेशन है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए होगी. So that was all about today's topic.